राम राम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम लोग ये क्लास लेकर चल रहे हैं जो आपके परिणाम नोट्स की है। परिणाम नोट्स आपके घटना चेक पूर्वावलोकन जो 2025 का एडिशन है उसी के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हमने कन्वर्ट किए हैं। और जहां से आपको पिछले 3 सालों से बहुत सारे क्वेश्चन में मदद मिलती है। इवन कि हजारों बच्चों ने अपने स्टेट प्रीलिम्स में, चाहे वो आपके यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या फिर अदर स्टेट जैसे उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर हजारों बच्चों ने पिछले 3 सालों में अपने अपने स्टेट पीसीएस में इसकी मदद से, इस नोट्स की मदद से अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। ध्यान देना, ये घटना चक्र पूर्वालोकन जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं जिसको पढ़ना और रिवीजन कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं के लिए एक बहुत बढ़िया एक रामबाण औषधि है कि आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो सारे टॉपिक को कवर करते हुए। और इसमें जो है कि सबसे बड़ा योगदान जो है कि हमारी निशु मैम का है और साथ ही साथ मेरा भी है। और अगर आप इसकी हैंड रिटन पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स क्वेरी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी अदर किसी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग के भी नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे लक्ष्य भेद शॉर्ट नोट्स, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6 इसके साथ आप जा सकते हैं, सेम इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। और आज हम क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों अपनी अपवाह तंत्र को, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास को यहाँ पे होल्ड किया था। ये रहा आपका अपवाह तंत्र। देखिए अपवाह तंत्र क्या होता है, यानी जहां पर जो नदियां होती हैं वो अपने साथ साथ जो उनकी सहायिका होती हैं, जो कई सारी छोटी छोटी नदियों के मिलने के साथ जो है कि एक बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं, तो कितने क्षेत्रों से होकर आती हैं, कितने राज्यों से होकर आती हैं, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां होती हैं, पूरब से पश्चिम क्या क्रम होता है, पश्चिम से पूरब क्या होता है, कौन प्रायद्वीपीय नदियां हैं, कौन जो है कि हिमालयी नदियां हैं, इन सभी चीजों पर आधारित एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न इवन की आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ठीक से प्रमुख प्रमुख नदियां जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, नर्मदा, ऐसी महानदी, ऐसी कुछ प्रमुख नदियां अगर आप पढ़ लेते हो तो आप ये मान के चलो कि यहां से प्रश्न आपके जो आएंगे वो गलत नहीं होंगे और मैक्सिमम यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। अब गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे तो देखो, गंगा जो है कि स्पेशली कोई उत्तराखंड से उसका उद्भव नहीं होता है। उद्भव जो है कि वहां पे अलकनंदा नदी का होता है और छोटी छोटी कुछ और नदियों का होता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण नदी आती है जिसका नाम हो जाता है गंगोत्री, नाम से जो निकलती है, ठीक है, गंगोत्री के पास से। तो वहीं से गंगा का नाम पड़ना शुरू होता है, खासकर ऋषिकेश और हरिद्वार से। सबसे पहले आप यहां पर देखोगे एक ग्लेशियर मिलेगा आपको, सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा, यानी उत्तराखंड में जो है कि सतोपथ ग्लेशियर है, वहां से सबसे पहले जो नदी निकलती है वो होती है मुख्य नदी अलकनंदा नदी। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी, इस तरीके से, ठीक है। और यहां से जब आपकी धौली गंगा आके सहायक नदी के रूप में मिलती है तो विष्णु प्रयाग का नाम पड़ता है, यानी कि भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है विष्णु प्रयाग। यहां पर धौली गंगा मिलती है। और इसी तरीके से जब नंदाकिनी नदी आकर उसके नीचे मिलती है तो वहां पे नंद प्रयाग नाम पड़ता है। और इसके बाद आपका पिंडार नदी या पिंडर नदी कह सकते हो, जो कि कर्ण प्रयाग का निर्माण करती हैं। तो 5 प्रयाग के बारे में भी जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, तो ये भी एक प्रमुख लोकेशन है। खासकर इस पे केदारनाथ मंदिर पूछा जाता है और आपका जो है कि नदियों वगैरह के बारे में पूछा जाता है, तो ये सब याद रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है प्रमुख नदी के रूप में, ठीक है। और इसी में आपको धौली गंगा नदी मिलती है सबसे ऊपर सहायक रूप में, जो कि विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। फिर उसके बाद आपको नंदाकिनी नदी देखने को मिलती है जो कि नंद प्रयाग का निर्माण करती है। फिर इसके बाद आपको पिंडर नदी देखने को मिलती है जो आपके कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। और इसके बाद अगर आप देखोगे ये तीनों नदियां जो है कि आपके बाएं तट से आ रही हैं, क्योंकि जब आपकी डायरेक्शन इस तरफ है, साउथ की तरफ है, तो ये एरिया क्या हो गया, ईस्ट हो गया ना, यानी ये आपका बायां पक्ष हो जाएगा जब आप इधर चलोगे तो। अब यहां पर मैं आपको रीजनिंग तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जब आपकी डायरेक्शन इस तरफ होती है तो आपका ये वाला हिस्सा क्या होता है, लेफ्ट वाला होता है। तो आप इसे भी कह सकते हो कि बाएं पक्ष से मिलने वाली 3 क्रमिक नदियां, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी। लेकिन जो सबसे पहली नदी होती है अलकनंदा में, जो दाहिने तट से मिलती है, वो होती है आपकी मंदाकिनी नदी। और यहां पर रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है और इसी मंदाकिनी नदी पर आपको केदारनाथ मंदिर देखने को मिलता है। कमेंट करके बताना बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है या किस प्रयाग पर है। बद्रीनाथ पूछ रहा हूं।
लेकिन कई बार यह पूछा जाता है कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर है और ये रुद्रप्रयाग यहाँ पर निर्माण होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी, और जो कि यहाँ पर आकर देवप्रयाग में मिल जाती भागीरथी नदी, और इसी जगह से फिर इसका नाम गंगा पड़ जाता है। बात समझ में आ गई। तो गंगा का जो निर्माण हुआ है वो दो नदियों के मिलने से हुआ है। पहली नदी है आपकी भागीरथी नदी, जो मुख्य रूप से गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, गंगोत्री हिमनद से निकल रही है, और यह मिलती है मुख्यतः अलकनंदा नदी में, देवप्रयाग नाम के स्थान पे, और वहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो समझ में आ गई कि गंगा का उद्भव जो है कि दो सहायक नदियों की तरह हुआ है, जैसे आप देखोगे चिनाब नदी, ठीक है। तो यहीं से आप देखोगे देवप्रयाग, और इसके आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो ऋषिकेश वगैरह होता है जो पहाड़ी क्षेत्र होता है। फिर ऋषिकेश के नीचे आते तो हरिद्वार, जो कि पहला मैदानी क्षेत्र होता है जहां पर गंगा नदी क्या करती है, प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्र में। तो कई बार प्रश्न यह भी बन जाता है कि ऋषिकेश में या फिर गंगा का नाम जो है कि गंगा नदी के रूप में किस स्थल से पड़ता है, तो ऋषिकेश से पड़ता है। पहला स्थल जो मैदानी भाग होता है जहां पर गंगा नदी प्रवेश करती है वो आपका हरिद्वार होता है। ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख स्थल है। तो पहले बताओ मुझे, यहां तक आपको तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि गंगा नदी से प्रश्न हर साल एक ना एक मिलता है आपको, तो जल्दीबाजी नहीं करना है, चाहे भले थोड़ा सा समय लगे। फिर से समझते हैं। सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। यह एक प्रमुख नदी के रूप में होती है, और इसमें मिलने वाली बाएं तट से सबसे पहली नदी होती है धौली गंगा, जो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। फिर उसके बाद नंदाकिनी आती है जो आपके नंद प्रयाग का निर्माण करती है। फिर पिंडर नदी आती है जो आपके कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। दाहिने तट से मिलने वाली जो पहली नदी होती है वो आपकी मंदाकिनी नदी है जो रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है, और इसी मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ का मंदिर स्थित है। फिर दूसरी दाहिने तट से मिलने वाली गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी, जो कि गंगा का एक पर्यायवाची भी हो जाता है, और यह देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है, और यहीं पर जो है कि गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट याद दिला देता हूं, आपने टिहरी बांध सुना होगा, भिलांगना नाम की एक नदी सुनी होगी। क्या नाम रहता है उस नदी का? भिलांगना, ठीक है, भिलांगना नदी। और इसी पर कौन सा बांध बना हुआ है? उत्तराखंड का टिहरी बांध, ठीक है, जो सबसे ऊंचा बांध भी माना जाता है। ये जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी का अलकनंदा नदी में मिलन से पहले ही है। जैसे देखो, ये आपकी अलकनंदा नदी चली आ रही है, ठीक है, ये आपकी भागीरथी नदी निकल कर आ रही है। यहीं पर अगर आप देखोगे तो यहां कहीं पर जो है कि टिहरी नदी आकर मिलती है, मतलब ये कह सकते हो कि भिलांगना नदी। और इस पॉइंट पर ही आपको टिहरी बांध देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है? टिहरी बांध। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि टिहरी बांध किस नदी पर है? तो आप कहोगे सर वैसे तो भिलांगना नदी पर है, लेकिन अगर ऑप्शन वहां भिलांगना नदी के भागीरथी दे दे तो भी आपको सही कर लेना है, क्योंकि भिलांगना और भागीरथी के ज्वाइंट स्थल पर ही जो है कि इसका निर्माण किया गया टिहरी बांध का। समझ में आ गई बात? राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके सारे मैदानी क्षेत्रों से होकर आती है, और अभी हम यूपी वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड से निकल के फिर ये यूपी जो बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? बताइए, बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। बिजनौर से प्रवेश करते हुए फिर यहाँ कहीं बिजनौर होता है, और भी उसकी सहायक नदियां रामगंगा वगैरह वो सब पढ़ेंगे अभी हम आगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है, और इलाहाबाद में जो हम प्रयागराज कहते हैं, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना आकर इससे मिलती है। कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? यमुना। और यमुना दाहिने तट से, कौन से? दाएं तरफ से, यानी कि राइट से। अब आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि अगर नदी का डायरेक्शन इस तरफ है तो इधर से आने वाली नदियां लेफ्ट होंगी और इधर से आने वाली नदियां दाहिने तट पे होंगी। तो दाहिने तट पर मिलने वाली जो सबसे बड़ी नदी है, वैसे तो इसको केदारनाथ के नजदीक मंदाकिनी नदी भी मिली थी, गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी भी नदी मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी जो नदी होती है वो यमुना नदी होती है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलकर आती है, ठीक है, उत्तराखंड के बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलकर आती है, और ये सीधे प्रयागराज में आकर, हालांकि चलती है पैरेलल ही गंगा के पैरेलल बहती है, और दिल्ली हरियाणा से होते हुए जो है कि यूपी के अंदर बॉर्डर प्रवेश करती है,
और आके सीधे मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? तो सीधे सीधे आपके प्रयागराज में मिल जाती है। तो अभी हम गंगा के आगे बढ़ने से पहले यमुना को ही कवर कर लेते हैं। यहीं पर देखो, यमुना जो है कि दाहिने तट से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो कि प्रयागराज में मिलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर यानी कि बंदरपुर से निकलती है। लेकिन इस यमुना की भी खुद कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे टोंस नदी, जो सबसे पहले इसकी सहायक नदी होती है, उत्तराखंड में मिलती है टोंस नदी। समझ आ गया? तो ये टोंस नदी हो गई। इसके बाद एक और नदी मिलती है, हिंडन नदी। ठीक है, यूके में आती है, उत्तराखंड में। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है हिंडन नदी मेरठ के पास आलमगीरपुर शहर पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता में। बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन इस हिंडन नदी का जो उद्भव होता है वो भी आपके उत्तराखंड से होता है। फिर इसके बाद इटावा, यूपी के अंतर्गत इटावा में सबसे महत्वपूर्ण नदी आकर मिलती है चंबल नदी। चंबल नदी, और चंबल नदी कहां से निकलती? जाना पाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से। कहां से चंबल नदी निकलती है? जाना पाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से। और इस चंबल की भी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें आप देखोगे क्षिप्रा नदी, जिसके तट पर उज्जैन स्थित है और उज्जैन में महाकुंभ लगता है। फिर एक काली सिंध नदी के नाम से, और एक पार्वती नदी के नाम से है। फिर इसी में बनास नदी है और मेज नदी है। तो ये सारी नदियां मिलकर चंबल नदी का निर्माण करती है, और ये चंबल आकर यमुना से इटावा में मिलती है। कहां पर मिलती है? इटावा में मिलती है। एक और इस यमुना की सहायक नदी होती है, जिसका नाम होता है सिंध। फिर इसके बाद एक बेतवा नदी होती है, जो हमीरपुर में आकर मिलती है। कहां पर? हमीरपुर में। एच बना देता हूं मैं यहाँ पे, हमीरपुर में आकर बेतवा नदी मिल जाती है। और एक केन नदी होती है, केन नदी आके बांदा में मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना की जो सहायक नदियां प्रमुख, चंबल नदी वो कौन से जिले में आकर प्रवेश करती है? तो इटावा में आकर मिलती है यमुना से। बेतवा नदी कहां पर मिलती है? तो हमीरपुर में आकर मिल जाती है यमुना से। केन नदी कहां पर मिलती है? तो बांदा में आकर मिलती है यमुना नदी से। और ये सारी यमुना नदी प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर और आगे हम चलते हैं, तो प्रयागराज के बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बनारस के आगे, जैसे प्रयागराज से निकलते हुए भदोही वगैरह होते हुए जो बनारस आती है नदी, और बनारस के 84 घाटों से होते हुए जब वो गाजीपुर की तरफ आगे बढ़ती है, तो गाजीपुर में एक नदी आती, गोमती नदी, जो लगभग लगभग सूख सी गई है। गोमती नदी जो गाजीपुर में आके मिल जाती है, किससे? गंगा से। ये वही गोमती नदी है जो दोस्तों एक प्रश्न बन जाता है। मैं अभी आपको इस प्रश्न को डिस्कस करता हूं। फुलहर झील, ये कहां पर स्थित है? फुलहर झील ये आपके पीलीभीत में स्थित है। इस पीलीभीत से फुलहर झील से निकलने वाली गोमती नदी, जो कि गंगा में कहां पर आकर मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। इस गोमती नदी के तट पे ना 2-3 प्रमुख शहर हैं, जैसे आपका लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, खुद गाजीपुर भी थोड़ा बहुत इस तट पे बसा हुआ है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से कौन सी एक नदी है जो झील से निर्मित होती है या झील से उद्गमित होती है? तो वो होती है गोमती नदी, क्योंकि बाकी नदियां या तो पठार से निकल रही हैं या वो जो है कि हिमालय से निकल रही हैं। लेकिन यह एक ऐसी महत्वपूर्ण नदी है जो कहीं ना कहीं झील से निकल रही है, फुलहर झील से, जो कि पीलीभीत में स्थित है, और गोमती नदी निकल रही है। कहां पर मिल रही है? गाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। जब इसके आगे और आगे जाती गंगा नदी, तो यहां पर पटना में, पटना के पास एक पहलेजा नाम की जगह होती है, वहां पर सोन नदी मिल जाती है। सोन नदी, जी हां, सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और ये सोन नदी जाकर डायरेक्ट पटना या पटना से थोड़ा सा दूर 1-1.5 किलोमीटर पहले ही पहलेजा घाट एक पड़ता है, वहीं पर जो है कि इसका मिलन हो जाता है। अच्छा, सोन नदी की भी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां, जैसे एक नदी आती है आपकी रिहंद नदी। ये वही रिहंद नदी है जिसके तट पर जो है कि सोनभद्र का विकास हुआ है, और यहां पर जो है कि बहुत सारे हमने पावर डैम लगा रखे हैं। ठीक है, रिहंद नदी हो गया। और एक कोयल नदी भी होती है। तो रिहंद नदी और कोयल नदी दोनों ही सोन नदी की सहायक नदी हैं, और ये पटना में आकर मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि कोयल नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना है सोन की सहायक नदी है। और किसकी ट्रिब्यूटरीज के अंतर्गत आती है, या फिर किसके जो है कि अपवाह क्षेत्र में आती है? तो गंगा के अपवाह क्षेत्र में आती है, क्योंकि मुख्य नदी क्या है? गंगा है। और आगे हम बात करते हैं, फिर इसी तरीके से हम और आगे चलते हैं, तो घाघरा नदी इससे बाएं तट पर आकर मिलती है। एक और नेपाल से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी गंडक, जो कि बिहार में ही मिलती है, ये भी गंगा नदी से मिलती है। फिर कोसी नदी, जो कि गोसाई थान तिब्बत से निकलती है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, ये भी बिहार में ही गंगा नदी से मिलती है। और यहीं से इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरिका, ट्रिब्यूटरीज नहीं, वितरिका हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो हुगली नदी निकलती है। ठीक है, ये गंगा की सहायक नहीं है, बल्कि गंगा से बाहर निकल रही है। इसका एरो देख रहे हो, बाहर की ओर निकल रही है। और ये हुगली नदी के तट पर ही आपका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह निर्मित किया गया है, कोलकाता बंदरगाह।
ठीक है। और इसीलिए कोलकाता बंदरगाह को क्या कहा जाता है, नदी बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से समुद्र में इसका विस्तार नहीं हुआ है, इसका विकास समुद्र में नहीं हुआ। इस बंदरगाह का, इस बंदरगाह का हुगली नदी के तट पर किया गया है, जिससे हम नदी बंदरगाह भी इसको हम बोलते हैं। तो यहां पर हुगली नदी जो है कि निकल जाती है वेस्ट बंगाल में, जो इसकी वितरिका है। और सबसे अंतिम नदी जो गंगा में मिलती है भारत के अंतर्गत, मैं बांग्लादेश की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि बांग्लादेश में जाकर ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, वहां पे हो सकता है कई सारी नदियां मिलती हो, लेकिन जो भारत के अंतर्गत सबसे अंतिम नदी मिलती है वो होती है महानंदा नदी, जो भारत में अंतिम सहायक नदी होती है, और ये वेस्ट बंगाल में ही मिलती है। फिर इसके बाद ये पद्मा नाम से कहां पर जाती है, बीडी फॉर बांग्लादेश, और वहां पर जाने के बाद ये मेघना नदी से मिलने के बाद, यानी ब्रह्मपुत्रा तो मिल ही जाती है, जमुना नदी, ठीक है, इसके बाद जो है कि बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, मेघना नदी भी मिलती है, जो कि बराक की पहाड़ियों से निकलती है, और मेघना डेल्टा या फिर मेघना के नाम से ही जो है कि सुंदरबन का डेल्टा निर्मित करती है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है। फिर से रिवाइज कराता हूं, उसके बाद हम बढ़ेंगे। मैंने क्या कहा, जब तक इसका रिवीजन नहीं होगा अच्छे से, तब तक इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां से जब प्रश्न आएगा कंफ्यूजन में गलत करोगे, और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये मैं आपको बताते चल रहा हूं। चलो फिर से देख लेते हैं। सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, इसके बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पहली नदी धौली गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग बनाती है, फिर नंदाकिनी नंद प्रयाग बनाती है, फिर पिंडार कर्ण प्रयाग बनाती है। दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे पहली नदी मंदाकिनी, जो कि रुद्रप्रयाग बनाती है, और इसी के तट पर केदारनाथ मंदिर है। फिर दूसरी मिलती है देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है, जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसी गंगोत्री में आपको भिलांगना नदी देखने को मिल जाती है, और भिलांगना नदी के तट पे ही क्या होता है, टिहरी बंदरगाह भी आपने देखा, ठीक। इसके बाद हरिद्वार में सबसे पहले वो मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। फिर यूपी के अंतर्गत बिजनौर से, कहां से, बिजनौर से जो है कि यूपी में गंगा नदी प्रवेश करती है, और प्रयागराज में दाहिने तट से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना नदी, इस यमुना की भी सहायक नदी सबसे पहले टोंस नदी होती है, फिर हिंडन नदी होती है, और चंबल सबसे महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है। चंबल उत्तर प्रदेश में इटावा में आकर यमुना नदी से मिल जाती है, और चंबल की जो सहायक नदियां क्षिप्रा नदी, इसी क्षिप्रा नदी के तट पे उज्जैन देखने को मिलता है आपको, जहां महाकालेश्वर मंदिर भी है बाबा जी का, बाबा विश्वनाथ का, और साथ ही साथ महाकुंभ भी लगते हैं। फिर काली सिंध नदी, पार्वती नदी, मेज नदी, बनास नदी, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल की, और चंबल स्वयं एक क्या है, यमुना की सहायक नदी है, इटावा में मिलती है। फिर सिंध भी इटावा मतलब कि यमुना की सहायक नदी है, और बेतवा जो हमीरपुर में मिलती है यह भी यमुना की सहायक है, और केन नदी जो कि यह भी बांदा में मिलती है, यह भी यमुना की सहायक नदियां है। ये चारों महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो क्रम से पूछा जाता है यमुना के दाहिने तट से। अगर नदी का डायरेक्शन इस तरफ है पूरब में, तो ये सभी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, राइट वाली हो जाएंगी। तो आपको पढ़ना है कि दाहिने तट से मिलने वाली यमुना की जो सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्रम वाइज याद रखना है, और प्रयागराज में आपको यमुना मिल जाती है। फिर उसके बाद बनारस के आगे गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है, ये वही गोमती नदी है जो हिमालय से न निकलकर फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है, जिसके तट पे लखनऊ, सुल्तानपुर, गाजीपुर, जौनपुर जैसे प्रमुख शहरों का निवास है, और यहां पर आकर ये गंगा में मिल जाती है। इसके आगे पटना यानी पहलेजा घाट पर सोन नदी आकर मिलती है दाहिने तट से गंगा में, और सोन की सहायक नदी होती कोयल नदी और रिहंद नदी, ये वही रिहंद नदी है जहां पर जो है कि रिहंद ताप विद्युत योजनाएं भी चलती हैं आपकी सोनभद्र में। फिर इसके आगे घाघरा नदी आकर मिलती है, नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी मिलती है, गोसाई थान तिब्बत से निकलने वाली कोसी नदी निकलती है, और इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख वितरिका हुगली नदी इसकी बाहर हो जाती है वेस्ट बंगाल में, और यहीं पे आपका कोलकाता बंदरगाह का निर्माण किया गया, जो कि एक नदी बंदरगाह है। और गंगा में अंतिम रूप से मिलने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है वो है महानंदा नदी, ये भारत में अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद ये पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। आगे चल के बराक पहाड़ी से निकलने वाली मेघना नदी, और मेघना नदी के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, जहां पर सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो मान के चलो कि गंगा नदी से आने वाला प्रश्न आपका नहीं गलत होगा। कैसे प्रश्न आते होंगे, जैसे देखो आपके सामने है ये प्रश्न,
जैसे सबसे पहले ही ये 5 प्रयागों के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है? ये आपको याद रहे कि भाई देवप्रयाग का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो अलकनंदा नदी से जब भागीरथी नदी मिलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलने पर। रुद्रप्रयाग कहाँ पे है? जहाँ पे अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है, तो वहाँ रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है और इसी मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण है, मतलब केदारनाथ मंदिर स्थित है। कर्णप्रयाग जब अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। नंदप्रयाग जब अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी मिलती है। विष्णुप्रयाग जब अलकनंदा नदी से सबसे पहली नदी मिलती है धौली गंगा, तब वहां पे विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है। टिहरी की बात करें तो टिहरी भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है और टिहरी बांध वहीं पर स्थित है, जो मैंने आपको बताया। गंडक नदी जो कि नेपाल से आती है और बिहार में मिल जाती है। गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी, क्योंकि इसी नाम से मुख्य रूप से इसको नेपाल में कॉल किया जाता है, नेपाल में जाना जाता है। और देखिए गंगा की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व है। अब देखो पश्चिम से पूर्व अगर आपसे कह रहा है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, तो आपने यही तो पढ़ा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यही तो क्रम आपसे पूछ रहा है। और ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, यही सारा क्रम आपसे डायरेक्ट इस नदी का पूछा गया है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह किसे कहते हैं? अर्थात पहाड़ों के निर्माण से पहले से जो नदियों का विस्तार हो रहा होता है और जैसे जैसे नदियों के रास्ते में आने वाले जो पहाड़ ऊपर उठ रहे होते हैं, तो नदियां उन पहाड़ों को काटती रहती हैं और तब तक काटती रहती हैं जब तक वो अपने तल को प्राप्त ना कर ले, यानी कि एक ऐसा लेवल ना प्राप्त कर ले जहां से नदियों का प्रवाह आराम से होता रहे। हालांकि पूर्ववर्ती उदाहरण जो है मुख्य रूप से सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, सतलज नदी है, क्योंकि जब आपके ट्रांस हिमालय का विस्तार हो रहा था या फिर बृहद हिमालय का विस्तार हो रहा था, तब वहां पे पूर्ववर्ती ठीक थी। लेकिन देखा जाए तो गंगा नदी मुख्य रूप से बृहद हिमालय न होके लघु हिमालय के क्षेत्र में आती हैं और लघु हिमालय का निर्माण बृहद हिमालय के बाद हुआ है, इसलिए इसको पूर्ववर्ती भी माना जाता है। ठीक है। बांग्लादेश में इसका नया नाम क्या होता है? देखिए गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी के नाम से जानते हैं और इन दोनों के संगम पर मेघना नाम से जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्यों? क्योंकि बराक पहाड़ी जो कि मणिपुर में पाई जाती है, तो बराक पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? मेघना नदी निकलती है, जो इन दोनों की एक प्रमुख सहायक नदी हो जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से डेल्टा बनाती है। तो ये याद रखना हमेशा, अगर एग्जामिनर पूछता है कि सुंदरबन का डेल्टा किस नदी के द्वारा निर्मित है और अगर उसमें दे दे गंगा का, ब्रह्मपुत्र का या मेघना का, तो आपका सबसे ज्यादा सही आंसर मेघना का होना चाहिए। ठीक है, मेघना माना जाएगा। देखो मैंने पूछा था ना एक प्रश्न कि बद्रीनाथ मंदिर आपके अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है, जबकि केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहता है? कावेरी को कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है, एक होता है दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कह दो तो ये गोदावरी को कहा जाएगा, और दक्षिण की गंगा कहा जाएगा तो कावेरी को कहा जाएगा। कीवर्ड्स क्या है? ये की वाला वर्ड्स है, अगर आप इसको पहचानते हो तो ये कावेरी, अगर ये गायब है तो गोदावरी हो गया। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से हुआ है, मैदान से भी कह सकते हो या फिर झील से कह सकते हो, तो वो है आपकी गोमती नदी, जो कि फुलहर झील पीलीभीत से उद्गमित हुई है। और ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको इस पैटर्न को सिखाते हुए पढ़ा दिया, ताकि जब आप प्रश्न करो तो आपको आसान लगने लगे ये चीजें। यमुना की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बताओ, तो ये मैंने देखो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये बताया था कि नहीं? देख लो यहां पर पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, जब ये नदी का डायरेक्शन इस तरफ है तो ये वाला एरिया वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो सबसे पहले चंबल आएगी, फिर सिंध आएगी, फिर बेतवा आएगी, फिर केन आएगी। यही नदी का प्रश्न तो पूछा गया आपसे। ठीक है, तो देखो यमुना की सहायक नदियां कौन सी आएंगी पश्चिम से पूर्व? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक है, यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल विभाजक कैमूर श्रेणियां है। कौन कौन सी? कैमूर श्रेणियां। कैमूर श्रेणियां आपको कुछ यहां पर देखने को मिलेगी इस वाले एरिया में। ठीक है, कैमूर श्रेणियां, क्योंकि इधर यमुना नदी का विस्तार है और इधर सोन नदी का विस्तार है, इनके मध्य ही जल विभाजक के रूप में कैमूर का क्षेत्र देखने को मिलेगा। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का भाग है या उपभाग? तो ये बंगाल डेल्टा का उपभाग है मोरीबंद डेल्टा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो बंगाल का डेल्टा है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, ये दो पार्ट में काउंट होता है, एक होता है पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और एक होता है पूर्वी सक्रिय मेघना का डेल्टा। देखो पश्चिमी निष्क्रिय जो डेल्टा है हमारा, जो गंगा यमुना का होता है या गंगा ब्रह्मपुत्र का, तो वहां पे एक मोरीबंद डेल्टा देखने को मिलता है, एक प्रौढ़ डेल्टा होता है और एक ज्वार सक्रिय डेल्टा होता है। लेकिन जो पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट और बंगाल
बांग्लादेश वगैरह से होके आता है, तो यहाँ पर पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसलिए मुख्यतः डेल्टा का निर्माण मेघना नदी के माध्यम से ही होता है। और ये यूपी पीसीएस का पेपर है 2020-21 का क्वेश्चन, तो छोड़ना नहीं है ऐसे प्रश्न को। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जबकि पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी ये सभी गंगा नदी की जो है कि क्या है, बेसिन का हिस्सा है। अब जैसे क्या होता है, कई सारी नदियों को देखकर पूछ लेता है कि किस बेसिन, बेसिन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रमुख नदी कई सारी छोटी छोटी नदियों के प्रवाह तंत्र को लेकर चलती है। तो पुनपुन नदी भी जो है कि पलेजा घाट के पास ही मिल जाती है गंगा नदी से। अजय नदी हो गया, जलांगी नदी हो गया, ये सभी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, जबकि जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है। अब देखोगे तो अजय नदी झारखंड में प्रवाहित होती है, जबकि जलांगी नदी वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होती है। और ये किसी और की सहायक नदी नहीं है, बल्कि गंगा की ही सहायक नदी हो जाती है छोटी छोटी। चंबल की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, तो देखो चंबल की सहायक नदियां पहले तो आप पढ़ लो। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई। ये तीनों, अगर आप नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है आपकी, तो ये तीनों पूरब से आ रही हैं, या फिर राइट हैंड भी कह सकते हो इनको। और ये दोनों कौन सी हो जाएंगी? लेफ्ट हैंड की कह सकते हो, या फिर बाएं तट की कह सकते हो। तो क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, मेज, बनास, ये 5 नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदियां हैं। यहां पे पढ़िए, बनास, मेज, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा। काली सिंध आपकी चंबल की सहायक नदी है, जबकि अगर केवल सिंध लिखा होगा ना, तो यमुना की डायरेक्ट सहायक नदी हो जाएगी। यहां पे देखिए, जबकि बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बेतवा हो गई, चंबल हो गई, सिंध हो गई और केन हो गई, ये सभी चारों डायरेक्ट जो है कि यमुना की सहायक नदी है। लेकिन बनास, मेज, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, और यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार में आती है, और यह गंगा की एक सहायक नदी होती है। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? तो ध्रुमाकृतिक या फिर वृक्षाकार प्रतिरूप पाया जाता है। वृक्षाकार प्रतिरूप का मतलब क्या है? जब नदी कुछ इस तरीके से जो है कि प्रवाहित होने लगे, कुछ इस तरीके से, मतलब एक पत्ती नुमा, जैसे लगता है कि वृक्ष की कोई पत्ती बन रही है। अब गंगा की जितनी भी सहायक नदियां कुछ इसी तरीके से तो निर्माण कर रही होती है। जैसे मान के चलो कि ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, ये मैंने गंगा नदी लिख दिया, और मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखाऊं कि एक नदी यहाँ से आ गई, एक नदी इसकी सहायक यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई, कुछ यहाँ से आ गई, कुछ यहाँ से आ गई। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक पत्ती का संरचना बन रही है वृक्ष की पत्तियों का, तो इसी को कहा जाता है वृक्षानुमा संरचना। चलो अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। देखो गंगा नदी से बनने वाले जितने भी 15-16 क्वेश्चन ये थे, बाकी जो मैंने ऊपर आपको पॉइंट वाइज समझाया वहीं से प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी कुछ यहां से निकलती है, ठीक है, चोमा लुंगडुंग करके ग्लेशियर होता है, ठीक है, यहां से निकलता है और धीरे धीरे चीन तिब्बत होते हुए जो है कि ये यांग्याप दर्रा, यांग्याप यहां पर एक दर्रा पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाएगा? यहां पे एक दर्रा पाया जाएगा जिसका नाम होगा यांग्याप दर्रा, ठीक है। इसी दर्रे से भारत के अंदर वो नदी प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में वो नदी प्रवेश करने पे दिबांग नाम से जानी जाती है, सॉरी दिहांग नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो जरा एक बार इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। अब जरा इसकी डायरेक्शन की बात करो। अगर आप डायरेक्शन इसकी देख रहे हो तो कुछ साउथ में आ रही है इसकी डायरेक्शन, कुछ साउथ में आ रही है, राइट, ठीक है दोस्तों। तो राइट जब ये साउथ में आ रही है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये वाला सर हो जाएगा लेफ्ट, क्या हो जाएगा? लेफ्ट तट हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका राइट। तो बस इतनी चीजों को दिमाग में रखना, क्योंकि नदियों की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो रही है, तो नॉर्थ टू साउथ होने का मतलब हो गया कि ये वाला तो हिस्सा सारा का सारा लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है कि सारा का सारा राइट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे पॉइंट पे। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछता कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, बल्कि ऐसे पूछता है कि ब्रह्मपुत्र की बाएं तट से आने वाली सहायक नदियों की बात करें। तो बाएं तट से कौन कौन सी आ रही है ये मैटर करता है, दाहिने तट से कौन कौन सी आ रही है ये मैटर करता है। और ये तभी कर पाओगे जब आपको बायां तट और दाहिना तट नदी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्लियर होगा।
यहां पर देखो सबसे पहले इससे जो सहायक नदी मिलती है भारत में, एक तरीके से दिबांग नदी हो गई, फिर लोहित नदी हो गई, बूढ़ी दिहांग हो गई और धनसरी हो गई। ये चार प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से मिलती हैं, अर्थात कि इसके बाएं तट से मिलती है। कहां से मिलती हैं? बाएं तट से मिलती हैं इसके। तो दिबांग नदी, लोहित नदी, बूढ़ी दिहांग और धनसरी, ये चार प्रमुख नदियां हैं। लेकिन अगर मैं इसके दाहिने तट से मिलने वाली नदियों की बात करूं तो सुबनसिरी होती है, कामेंग होती है, मानस होती है, संकोस होती है, तिस्ता भी होती है। ध्यान देना, तिस्ता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि पहले ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। किसकी? गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन हजारों सालों में धीरे धीरे जो है कि जो आपके भूकंप की प्रक्रिया होती रही या फिर जो है कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता रहा, इनकी वजह से ये तिस्ता नदी अब गंगा की न होकर बल्कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो गई है। किसकी सहायक नदी होगी? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो गई है। तो दिबांग नदी हो गया, लोहित नदी हो गई, बूढ़ी दिहांग हो गई और धनसरी हो गई। ये चार प्रमुख नदियां आपकी लेफ्ट साइड से मिलती हैं, जबकि सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस, तिस्ता और गंगा भी स्वयं ये सभी जो है कि राइट साइड से मिलती है। ध्यान देना, गंगा भी राइट साइड से मिल रही है। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। खुद गंगा को भी आपको याद रखना है कि गंगा भी इसके दाहिने तट से मिल रही है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, मानसरोवर झील तिब्बत के पास उद्भव स्रोत कितनी नदियों का है? ब्रह्मपुत्रा का, सतलज का, सिंधु का। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ना, यहीं पर मानसरोवर झील है और इसी के पास छोटे छोटे दो तीन ग्लेशियर हैं। उन अलग अलग ग्लेशियरों से उद्भव किसका होता है? ब्रह्मपुत्रा नदी का होता है, सिंधु नदी का होता है, सतलज नदी का होता है। और इसीलिए ये तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो भारत के बाहर भी माना जाता है। ठीक है, यहां पर देखा, लोहित और सुबनसिरी नदियों का प्रवाह क्षेत्र कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से, और ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। बराक नदी आपके मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और मणिपुर, मिजोरम, असम से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बराक नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी बेसिन क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो तिब्बत से होकर आती है, बांग्लादेश में भी जाती है, भारत में भी जाती है। तो इनका ये बेसिन क्षेत्र हो गया और इन्हीं में पाई जाने वाली जो छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं वो भी होती है। लोहित नदी का एक अन्य नाम है खून की नदी, यानी कि ब्लड ऑफ, मतलब रिवर ऑफ ब्लड। ठीक है, खून की नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी होती है। इसे लोहित को कामेंग अरुणाचल प्रदेश एवं जिया भरेली असम भी कहा जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में इसे कामेंग भी कह दिया जाता है और असम में इसको जिया भरेली भी कहा जाता है। लेकिन असल में ये है किसकी सहायक नदी? ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। देखो, तिस्ता नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका उद्गम मुख्य रूप से सिक्किम में होता है। ध्यान देना, इसका उद्गम सिक्किम में हिमालय से तो होता है लेकिन तिब्बत में नहीं। ठीक है, जैसे आपने गोसाईनाथ के तिब्बत से पढ़ा कोसी नदी का उद्गम, या नेपाल से आपने गंडक का पढ़ा, लेकिन इसका उद्गम सिक्किम में होता है। और सहायक नदी के रूप में रंगीत नदी इसकी एक सहायक नदी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि खुद तिस्ता किसकी सहायक नदी है, तो वर्तमान में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और तिस्ता की खुद सहायक नदी कौन सी है? तो रंगीत एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी। पहले तिस्ता गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। 1987 की बाढ़ के कारण मार्ग परिवर्तित हुआ और सिक्किम वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो गई। यानी सिक्किम से प्रवाहित होगी, वेस्ट बंगाल से ही प्रवाहित होगी और बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो जाती है। अब इतनी बात याद रखना कि तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती तो है लेकिन भारत में कहीं नहीं मिलती है। भारत में केवल ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल से बहते हुए नीचे उतर जाती है और जाकर बांग्लादेश में मिल जाती है। कहां पर? बांग्लादेश में मिल जाती है। आगे बात करते हैं, तिब्बत से उत्पत्ति नदियां या उत्पन्न होने वाली नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्रा, इरावदी नदी, मेकांग नदी ऊपरी पाटों में समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व यू टर्न लेती है और यह यू टर्न तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा नदी कुछ इस तरीके से आती है और यू टर्न ले लेती है। यू टर्न क्यों कहता है? जैसे मान लो आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो और आपने यू टर्न ले लिया, ऐसे तो होता है यू टर्न। तो कुछ इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्रा नदी भी आती है और यांग्याप दर्रे से नीचे उतर जाती है। तो ये वाला एरिया क्या होता है? ये इसका यू टर्न होता है। क्यों? अक्ष संघीय नमन के कारण होता है हिमालय के। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत एवं बांग्लादेश में नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र का नाम जो है कि तिब्बत में तो यरलुंग जांगबो होता है और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी कि जो नदी में तैरने वाला जो द्वीप है वो माजुली द्वीप आता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आता है। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आता है। आपको मैंने फोमडी बताया था कल की क्लास में, फोमडी बताया था। फोमडी याद है?
वो भी एक आइलैंड के ही पार्ट होते हैं जो लोकटक झील में देखे जाते हैं। लोकटक झील, जहां पर केबुल लामजाओ जो है कि वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी मैंने प्रश्न पूछा था। लोकटक झील में केबुल लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो तैरता वो वन्यजीव अभ्यारण्य है भारत का एकमात्र। और वहीं पे फुमडी भी मैंने आपसे पूछा, मतलब पढ़ाया था, जो लोकटक झील में पाए जाने वाले जो द्वीप होगा एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आता है और ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माना जाता है, क्योंकि सामान्यतः जो आइलैंड है वो समुद्र में पाए जाते हैं। और आइलैंड की विशेषता होती है कि चारों तरफ वो पानी से घिरे होते हैं, नदियों मतलब पानी से घिरे होते हैं, चाहे वो समुद्र का पानी हो या नदी का पानी। अगर समुद्र का पानी है तो सिंपल आइलैंड बोल देते हैं, अगर वो नदी के पानी से घिरा है तो उसको रिवर आइलैंड बोलते हैं, जैसा कि माजुली द्वीप में आप देख रहे हो। अब आगे चलते हैं, दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो यहाँ पे नदी है और यहाँ पे उद्गम स्थल है, ये इसकी लंबाई है। क्या क्या है पढ़ते हैं। देखो, गोदावरी नदी की बात करते हैं तो त्र्यंबकेश्वर से उद्भवित होती है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से उद्गम होता है, जो कि नासिक महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर का मतलब हो गया कि जहां से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर जब ये मिलती है तो वहां तक की टोटल दूरी इसकी कितनी, 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। सेकंड नंबर पे आती है कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ही उद्गमित होती है और 1400 किलोमीटर इसकी भी डिस्टेंस होती है। नर्मदा नदी आती है, जो अमरकंटक, मैकाल पर्वत की स्थित एक चोटी अमरकंटक, यहां से निकलती 1312 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। अमरकंटक से अरीय नुमा संरचना मिलती है। जैसे अमरकंटक कुछ इस तरीके समझो कि अमरकंटक कुछ इस तरीके का जो है कि क्षेत्र है, ठीक है, पठार वाला क्षेत्र हो गया, इस पे एक चोटी हो गई एक तरीके से। अब यहीं से आप देखोगे पश्चिम की तरफ निकल जाती है नर्मदा नदी, ठीक है, एन फॉर नर्मदा। उत्तर की तरफ निकल जाती है यहां से सोन नदी, और पूरब की तरफ इधर से निकल जाती है एक महानदी। तो ये तीन प्रमुख नदियां जो है कि यहां से निकलती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये अरीय नीमा हो गई एक तरीके से। और आगे देखते हैं, नर्मदा नदी तो आपने देख ली, अमरकंटक मैकाल पर्वत 1312 किलोमीटर। महानदी की बात करते हैं तो सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, वहां से निकलती है 851 किलोमीटर। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती, जो कि कोडागु कर्नाटक से उद्गम होती है और 800 किलोमीटर होती है। अगर एक चीज और नोटिस करोगे तो दक्षिण भारत की ये नदियां लंबाई के हिसाब से क्रम वाइज भी लगी हुई है। सबसे अधिक लंबाई किसकी है, गोदावरी की लंबाई होती है 1465, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होती है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी, इवन कि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है, 2525 किलोमीटर। और इसी वजह से तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से लंबाई के हिसाब से कौन सी नदी क्रम वाइज सेट होगी, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इससे प्रश्न क्यों बनता है, ऐसा ही तो बनेगा। गोदावरी से त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी अमरकंटक मैकाल पर्वत से निकलती 1312 किलोमीटर, महानदी सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है 851 किलोमीटर, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोडागु कर्नाटक से निकलती है और 800 किलोमीटर होती है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब कुछ और नदियां हैं और उनकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। जैसे गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, प्रवरा, मंजीरा, वेनगंगा और इंद्रावती। अब देखो, इसको मैप पर अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी बस आपको डायरेक्ट फैक्ट के तौर पे याद कर लेना है कि कौन सी किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि यही डायरेक्ट प्रश्न आपके आएगा एग्जाम में, तो याद रखना है। गोदावरी की जो सहायक नदी है वो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, प्रवरा है, मंजीरा है, वेनगंगा है और इंद्रावती है। इंद्रावती के नाम को अब जरा अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि मैं एक और नदी की सहायक नदी के रूप में इंद्रावती पढ़ाऊंगा। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की तुंगभद्रा है, कोयना नदी है, घाट प्रभा, मूसी नदी, भीमा नदी, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा। ध्यान देना, कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन अभी आपने एक और नदी पढ़ी थी कोयल नदी, ये आपकी सोन नदी की सहायक है। ऊपर हमने पढ़ा था गंगा की सहायक नदियों में कोयल नदी को। कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी की सहायक नदी अमरावती है, भवानी है, काबिनी है, हेमावती है, अर्कावती भी है। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, जोंक, मांड, ओंग। अगर मैं कहूं कि महानदी में सर कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नदी जो बार बार पूछी जा सकती है, तो एक आपको तेल नदी के बारे में पता होना चाहिए, एक आपको इब नदी के बारे में पता होना चाहिए और एक आपको जोंक नदी के बारे में पता होना चाहिए। ये तीनों महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है और ये प्रश्न हर साल बन जाता है।
कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं। देखो, कावेरी नदी का उद्गम तो हमने पढ़ा था ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कोडागु कर्नाटक से होता है, अर्थात कर्नाटक से निकलते हुए केरल तक जाती है, केरल से आगे बढ़ते तमिलनाडु में जाती है, और तमिलनाडु में जो पुदुचेरी के 2 क्षेत्र पाए जाते हैं उनमें भी इसका प्रवाह होता है। तो देखा जाए तो कावेरी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो केरल भी है, कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी है और पुदुचेरी भी है, अर्थात 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज में इसका विस्तार है। तो जब ये चीजें आपसे पूछने का प्रश्न करने का प्रयास होता है कि भाई कावेरी का विस्तार क्षेत्र क्या है, प्रवाह क्षेत्र क्या है, तो आपको बताना होता है 3 प्रमुख राज्य, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यूनियन टेरिटरीज के रूप में पुदुचेरी आ जाएगा, राइट। उम्मीद है यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं एक एक पॉइंट को लेकर आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि कहीं भी कोई जल्दीबाजी न हो, आराम आराम से समझना है, क्योंकि यार ये वो चैप्टर चल रहा है ना जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब देखो, इसके अपवाह मार्ग की अगर हम बात करें तो भाई कर्नाटक से निकलती है, केरल जाती है, केरल से तमिलनाडु जाती है, फिर पुदुचेरी जाती है। लेकिन इसी अपवाह मार्ग में 3 अलग अलग आइलैंड पाए जाते हैं। जो प्रश्न बनता है क्रम वाइज आइलैंड के बारे में, श्रीरंगपट्टनम आइलैंड सबसे पहले होता है, फिर शिव समुद्रम आइलैंड होता है, फिर श्रीरंगम आइलैंड होता है, फिर बाद में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी अगर नदी पश्चिम से होकर पूरब की ओर जा रही है तो सबसे पहले श्रीरंगपट्टनम आइलैंड मिलेगा, फिर शिव समुद्रम आइलैंड मिलेगा, फिर श्रीरंगम आइलैंड मिलेगा। ये तीनों प्रमुख आइलैंड इसको देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुखतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। कैसा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो ये इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी नर्मदा नदी की? तवा, कोलार, उरी, सकर, हटनी, हिरण आदि। तो जो पूछा जाता है इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है तवा नदी और कोलार नदी। अब कोलार आप क्या सोचते हो कि कर्नाटक में होगा, कोलार की खाने वगैरह, इस वजह से आप वहां तक जाते ही नहीं हो कि सर नर्मदा तो पश्चिम मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक ही रहती है, तो कोलार नहीं हो सकता। इसीलिए एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए इस शब्द को देता है, कोलार को और तवा को। तो इन दोनों को याद रखना है। अब आगे देखोगे, पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। अब जैसे ये भारत दिख रहा है, ये श्रीलंका दिख रहा है, तो यहां पे नॉर्थ टू साउथ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे नॉर्थ टू साउथ की मैं बात कर रहा हूं। तो ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले आपकी गंगा नदी गिरेगी, गंगा नदी के नीचे आती है आपकी हुगली नदी, हुगली नदी से साउथ में आएगी दामोदर नदी, दामोदर के नीचे स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के नीचे वैतरणी, वैतरणी के नीचे ब्राह्मणी नदी, फिर महानदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर पेन्नार नदी। इसको याद रख लेना, क्योंकि कई बार लोगों को याद होता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और पेन्नार नदी को गायब कर देते हैं। और लास्ट में कावेरी ही अंतिम नहीं होती, कावेरी के बाद वैगई नदी भी आती है। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो नॉर्थ टू साउथ अपने डायरेक्शन को फॉलो करती हैं। तो इसको फिर से समझो, गंगा नदी, हुगली नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। और यहां से जब प्रश्न आएगा ना, तो इन्हीं प्रमुख नदियों में से 4 नदियों का नाम उठा के पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम लगा दीजिए। और आपसे ऑप्शन पता है क्या देगा? दामोदर दे देगा, स्वर्ण रेखा दे देगा, वैतरणी दे देगा, ब्राह्मणी दे देगा। अब यहीं पे कंफ्यूज रहोगे सर कि वैतरणी पहले थी कि ब्राह्मणी पहले थी, बस इसी में क्वेश्चन गलत हो गया। या फिर और इधर देखोगे, ब्राह्मणी, महानदी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। अब यहां पर आप सोचोगे पेन्नार पहले थी कि कावेरी पहले थी, या ये भी हटा के दे देगा कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। अब वैगई और पेन्नार जो सामान्यतः बच्चे नहीं पढ़ते इन नदियों को, तो इन्हीं को लेकर कंफ्यूजन पैदा करेगा वो। एक और हम बात करेंगे पश्चिमी घाट से होकर अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। जो पश्चिमी घाट से होकर अरब सागर में ये जो नदियां गिर रही हैं, इनकी बात करें, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे लूनी नदी, फिर बनास नदी, फिर साबरमती। अब ध्यान देना, एक बनास नदी आपने पढ़ा था सर चंबल की सहायक नदी में, देख लो, ये देख रहे हो बनास नदी। ये जो चंबल की सहायक नदी है बनास नदी, ये अलग है क्योंकि ये यमुना में जाके मिल जाती है चंबल के माध्यम से। लेकिन ये आप पढ़ रहे हो पश्चिमी घाट से होकर अरब सागर में गिरने वाली। तो 2 बनास नदियां आपको देखनी है, लूनी नदी हो गई, बनास नदी हो गई, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, काली नदी, गंगावेली और पेरियार। ये प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से होकर अरब सागर में गिरती हैं। मांडवी नदी के तट पर जो कि गोवा पाया जाता है, ठीक है, काली नदी, गंगावेली
और पेरियार। पेरियार नदी कहाँ की है? केरल की है। तो ये कुछ नदियों के नाम थे जो आपके पश्चिमी घाट से होकर अरब सागर में गिरती हैं, क्रम वाइज थे। और ये आपकी कुछ नदियां थी जो पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये भी क्रम वाइज थे। तो यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास रहेगी जो हमारी, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं वाकई बहुत अच्छे से मैंने समझाया होगा, प्रयास किया है कि पूरा आपको इसी क्लास में तैयार हो गया हो। और बाकी अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये सेम वही व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो। बाकी इस नंबर पे आप पीडीएफ की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मैसेज करके। कॉल करोगे तो रिसीव नहीं होगा, केवल मैसेज से ही रिप्लाई आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।